किसान भाई, इस भाग में हम जीवाणु खाद की बारीकियों के बारे में जानेंगे। साथ ही इनके तीनों प्रकारों को एक एक कर बताएंगे। सभी अलग अलग प्रकारों के महत्व और उपयोगिताओं पर नजर डालेंगे। इसी क्रम में आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं राइजोबियम जीवाणु खाद पर। बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक, वैसा उर्वरक जिसमें कि जिंदा चीज पाया जाता है, और वो जो चीज जिंदा पाया जाता है वो वातावरण से नाइट्रोजन को आपके मिट्टी में फिक्स करता है, उसी को कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। उसमें आपका बायो फर्टिलाइजर में आपका पीएसबी भी आता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि आपके मिट्टी में जो फास्फोरस फिक्स हो गया है उसको घुलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको पीएसबी बोलते हैं। उसको दूसरा आजकल देखिएगा कि जैसे बिहार सरकार का बहुत सारा योजना चलता है, उसमें आपको पीएसएम के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पीएसबी क्या होता है और पीएसएम क्या होता है, ठीक है। तो है क्या कि बायो फर्टिलाइजर को 2-3 भागों में बांटा है। पहला जो है वह है राइजोबियम, जो दलहनी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, और यह सिम्बायोटिक इन नेचर होता है। कहने का मेरा मतलब है कि दलहनी फसल के जड़ जो होता है उसका जो टीप होता है उसमें ये क्या करता है कि सबसे पहले एक इंजेक्शन टाइप से उसको जो है घाव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसी के सहारे ये राइजोबियम उसके अंदर इन करता है, ठीक है। और जब अंदर घुस गया और जहाँ पर वो घाव किया वहाँ देखिएगा छोटा छोटा गांठ हो जाता है, ठीक है। उसी को अंग्रेजी में बोला जाता है रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल जैसे कि आप देखेंगे आपका धैंचा हुआ जिसको हरी खाद बोलते हैं, उसको जब उखाड़ेंगे ना तो मटर के दाना की तरह उसके जड़ में आपको गांठ मिलेगा, और जब उस गांठ को जब अच्छा से चूड़ देंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो राइजोबियम ऐसे ऐसे तैरते दिखेगा। तो वही क्या करता है कि दलहनी फसल में वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। और उसको भोजन किससे मिलता है, तो जो ये आपका पौधा है वहाँ पर उससे उसको भोजन मिलता है। तो यह दोनों एक दूसरे को मदद करता है, इसीलिए यह सिम्बायोटिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो आपका राइजोबियम जो है वह आपका अलग अलग कल्चर है राइजोबियम का। जैसे कि मसूर के लिए राइजोबियम कल्चर अलग होता है, चना के लिए अलग होता है। तो आपको दलहनी फसल में भी राइजोबियम कल्चर का अलग अलग स्पेसीज है जो अलग अलग दलहनी फसल में उपयोग में लाया जाता है। पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो भी आप कौन कौन आपका बायो फर्टिलाइजर है, उसके बाद बारी बारी से बताएंगे इसका उपयोग करने का किस किस में कैसे तरीका। किसान भाई, अभी आपने जाना राइजोबियम जीवाणु खाद के बारे में। अब हम बात करते हैं एजोटोबैक्टर के बारे में। इसका उपयोग अनाज वाले फसलों में किया जाता है, जैसे गेहूं, मक्का और गन्ने के फसल में। इनके बारे में आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। दूसरा आपका है अजोटोबैक्टर। दूसरा जो है वह है अजोटोबैक्टर। तो अजोटोबैक्टर क्या है कि यह जो है वह आपका क्या करता है कि धान्य फसल जो होता है जैसे कि गेहूं, जैसे कि मक्का, ये सब में आप उपयोग ला सकते हैं। गेहूं मक्का में जो आप बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है अजोटोबैक्टर, ठीक है। ये राइजोबियम हुआ या अजोटोबैक्टर है, यह सब आपका जीवाणु है जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो यह जो है आपका अजोटोबैक्टर यह गेहूं में और मक्का में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी तरह आपका एक बायो फर्टिलाइजर है जिसका नाम है असीटोबैक्टर। यह आपका जब गन्ना का फसल लेते हैं तो गन्ना के फसल में उपयोग करते हैं जिस बायो फर्टिलाइजर का, उसको बोलते हैं असीटोबैक्टर। अब अगला जो जीवाणु खाद है वह है पीएसबी यानी फास्फोरस विलायक जीवाणु खाद। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यह जीवाणु खाद मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को घुलाकर पौधों के लिए उपयोगी बना देता है। विस्तार से जानिए हमारे विशेषज्ञ से।
अब आपका बात आया कि जो फॉस्फेट को घुलाता है वह बायो फर्टिलाइजर का नाम है PSB, फॉस्फेट सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया, PSB। जब आप अपने खेत में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो पौधा 15 से 20% ही उपयोग करता है। उसमें भी दो चीज़ें, जैसे कि आपका देखेंगे कि जो आपका धान का फसल है और जो गेहूं का फसल है वह दोनों में अंतर है। धान का फसल जो है उसमें जो पौधा जो PSB जो आपका जो फॉस्फेट होता है वह आप देखेंगे 10 से 15% यूज करता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि गेहूं का फसल है उसमें आपका पौधा जो है वह 20% से ज़्यादा करता है, 20 से मैक्सिमम 30 है, ठीक है। लेकिन हम लोग बताते हैं कि 15 से 20% पौधा उपयोग करता है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि और जो हम फॉस्फेट दिए वह कहाँ चला गया। तो वह क्या होता है कि आपके मिट्टी में जाकर जो आपका कैल्शियम आयन है या आपका अल्युमिनियम आयन है इसके साथ आपका वो रिएक्शन करके और एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि आपका अघुलनशील अवस्था में आ जाता है और पौधा को उपलब्ध नहीं होता है और आपका पौधा उसको उपयोग नहीं कर पाता है और आपका कम ही उपयोग होता है। तो उसका एक आया कि आपको PSB का इस्तेमाल करेंगे। वह क्या करेगा कि उस फॉस्फेट को घुला करके और अवेलेबल फॉर्म में ला देगा और पौधा उसको आसानी से लेगा। जिस तरह की हम आप जो खाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी जब पक जाता है उसके बाद खाते हैं, ठीक है। गेहूँ देता है तो गेहूँ आदमी खा पाता है, नहीं खा पाता। आपको गेहूँ का आटा देगा आप नहीं खा पाइएगा, तो आप प्रोसेस्ड फॉर्म में खाते हैं। ठीक उसी तरह जो आपका पौधा भी है वह भी आपका बहुत प्रोसेस्ड फॉर्म में जो रहता है उसको खाता है। जैसे कि आप कोई भी डालते हैं उर्वरक तो जब तक वह आयन की अवस्था में नहीं आता है तब तक पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि नाइट्रोजन जो आप यूरिया देते हैं या DAP देते हैं तो यूरिया DAP जब तक वह नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं आता है तब तक वह गेहूं का पौधा उसको उपयोग नहीं कर पाता। ठीक उसी तरह धान का पौधा है तो जब तक अमोनिकल फॉर्म में नहीं आएगा, NH4++ की अवस्था में नहीं आएगा तब तक पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता। तो आपको बताए एक राइजोबियम, दूसरा अजोटोबैक्टर, तीसरा बताए असिडोबैक्टर और चौथा आपको जो बताए वह PSB, ठीक है। जीवाणु खाद का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इन्हें अलग अलग फसलों में कैसे व्यवहार में लाएं, आइए जानते हैं। अब बात आई कि कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका। तो जैसे कि आप सब किसान भाई को पता भी होगा, राइजोबियम का इतना चर्चा चला है कि कहा जाता है आधा एकड़ भूमि के लिए जो 200 ग्राम का जो आपका पाउच होता है उसको आप ले लें और जो आपका गुड़ है उसका छुआ बना करके जब ठंडा होता है उसके बाद जो आपका आधा एकड़ में जो आपका बीज लगेगा, चाहे वह मूंग का बीज हो, चाहे मसूर का हो, चाहे चना का हो, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से पेपर पे उसको पसार देंगे। फैलाने के बाद आप उस पर जब गुड़ का जब छुआ जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसको ऊपर से छीट देंगे और छीटने के बाद हाथ से उसको मिला देंगे, ठीक है। मिला दिए उसके बाद क्या करना है कि उसको बायो फर्टिलाइजर लेकर के राइजोबियम कल्चर लेकर के ऊपर से छीट देना है। वह काला तरह का आपको लगेगा राख का, और उसको हाथ से अच्छी तरह से मिला देंगे और थोड़ा देर देखेंगे कि सूख जाए, उसके बाद आपको बुआई कर लेना है फसल में। लेकिन कभी कभी किसान भाई गलती करते हैं कि आप देखेंगे कि वह बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए, साथ ही साथ फंजीसाइड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बायो फर्टिलाइजर है जितना काम करना चाहिए उतना काम आपका नहीं करेगा। कभी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कीजिए तो 24 घंटा का अंतर अवश्य होना चाहिए। जैसे कि आप अभी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर दिए हैं, जैसे कि फंजीसाइड में आपका आता है बेबिस्टिन जो कि कार्बेंडाजिम के नाम से जाना जाता है। तो कार्बेंडाजिम का बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे कि आपका कैप्टन है, थीरम है, आपका बेबिस्टिन है, ये सब आपका जो है वह सिस्टेमिक फंजीसाइड है। इसका इस्तेमाल बीज को उपचार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर बीज का उपचार कर दिए हैं फंजीसाइड से, उसके 24 घंटा के बाद आप राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करें। आपको मैं बता दूं कि बायो फर्टिलाइजर का 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट थिंग कि आपको एक तो आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंड कि आप सीडलिंग ट्रीटमेंट करते हैं। एक बीज का उपचार करते हैं
दूसरा पौध का उपचार करते हैं और तीसरा मिट्टी का उपचार करते हैं। तो अभी आपको हम बता रहे हैं कि आप बीज का कैसे उपचार करेंगे। तो आपको राइजोबियम कल्चर का बता दिए कि आधा एकड़ भूमि के लिए आपको क्या करना है, 200 ग्राम का पैकेट लेना है, पहले गुड़ का छुआ बना करके उसके बाद उसके ऊपर छीट देना है एक पेपर बिछा के। लेकिन ये सब आप करेंगे छायादार जगह पे, ये नहीं कि आप धूप में बैठ गए हैं कि जल्दी जल्दी सूख जाए, ऐसा कभी नहीं करना। नहीं तो आपका जो मिशन है कि आपका पौधा उपयोग करे और यील्ड को अच्छा बढ़ाए। दूसरी बात कि जो आपका फर्टिलाइजर है, चाहे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हो चाहे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हो, उसको 25% घटा देता है। जैसे ही आप बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो जितना आपका डोज है उसको 25% घटा देता है, यह ध्यान में रखें। दूसरा चीज़ कि आपका मॉनिटरी लॉस कम होता है। जो आप देखेंगे जो आपका पैसा किसान भाई को लगता है उर्वरक में लगता है, रासायनिक उर्वरक में, सिंचाई में, बीज में, और चौथा जो है वह आपका मजदूरी है उसमें लगता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल होगा तो पैसा का आपका बचत होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटेगा, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटेगा तो किसान ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, क्वालिटी आपका आएगा। तो पहला तो आपका राइजोबियम कल्चर का बता दिए। उसके बाद आया एजोटोबैक्टर का। एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल बता रहे हैं आपको गेहूँ के फसल में करना है। तो गेहूँ के फसल में करना है तो उसमें भी आपका डोज है 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप एजोटोबैक्टर नाम का बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिस तरह आप राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल किए हैं ठीक उसी तरह इस्तेमाल करें। पीएसबी का भी इस्तेमाल करना है, जैसे आप राइजोबियम कल्चर का किए हैं उसी तरह आप पीएसबी का करेंगे। लेकिन जिस आदमी जो भी किसान भाई हैं SWI का कंसेप्ट दिमाग में है उस चीज़ को आप निकाल दें। ये नहीं कि आपका 10 किलो बीज है, 20 लीटर पानी डालेंगे, उसमें गुड़ को डाल देंगे, उसमें आपका गौमूत्र डाल देंगे, उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और उसमें जो है वह बायो फर्टिलाइजर डाल देंगे। ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। आप देखिएगा जो किसान भाई जानते होंगे वह SWI विधि में जो खेत में यूज करने के लिए दिया जाता है, न कि उसको बीज का उपचार करने के लिए दिया जाता है। लेकिन हम बार बार कहते हैं किसान भाई को कि अगर आप बीज का उपचार कर देते हैं उसके साथ साथ अगर आप मिट्टी का उपचार कर देते हैं तो आपका उपज और ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि 200 ग्राम डोज है उसका, तो 1-1 किलो जैसे SWI विधि में दिया जाता है, 200 ग्राम से आप बीज का उपचार कर दीजिए, 800 ग्राम अपने खेत में डाल दीजिए, जो आपको कहा जाता है 4 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आप देना चाहिए वर्मी कंपोस्ट, उसमें मिला के खेत में छिटवा देते हैं तो आपका और ज़्यादा अच्छा उपज आता है। तो ये हो गया एजोटोबैक्टर। उसी तरह तीसरा है आपका असीटोबैक्टर। असीटोबैक्टर का इस्तेमाल भी जो है वह किया जाता है शुगरकेन के केस में, कहने का मतलब गन्ना के फसल में। तो आप किसान भाई जानते हैं कि गन्ना का जो फसल होता है उसका टॉप 1/3 पार्ट किसान इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब जो आपका ऊपर से 1/3 भाग है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको लगेगा क्यों इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाला पार्ट क्यों नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि क्यों नीचे वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं? नीचे में क्यों आँख नहीं रहता? क्यों आँख नहीं रहता? जैसे कि आप गन्ना खाए हैं ना, कतारी खाए हैं काट करके, आप नीचे वाला पार्ट खाइएगा बहुत मजा आएगा खाने में, और ऊपर वाला आप फेंक दीजिएगा। बहुत जो देखिएगा कि अनुभवी आदमी नीचे से 2 अंगुल खाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, उनको लगता है ये बहुत मीठा है, उसके बाद ऊपर वाला नहीं मीठा। उसका कारण होता है कि आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है तो उसको सुक्रोज होता है, जो कि आपका चीनी का निर्माण करता है। सुक्रोज कंटेंट जो है जिसको कि 4% कहा जाता है, वह आपका जो है वह इतना ज़्यादा नीचे होता है कि देखिएगा कि जब आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके जब सुक्रोज का निर्माण करेगा तो वह उसका मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसीलिए आपको नीचा वाला पार्ट ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसमें केवल ग्लूकोज होता है, जो कि पौधा को तुरंत एनर्जी दे सकता है। और पौधा को जब जर्मिनेशन होगा, जब अंकुरन होता है, जब आपका ईख का, सुअरकेन का, गन्ना का जब आपका अंकुरन होता है उसमें ग्लूकोज का अहम भूमिका होता है। इसीलिए हम किसान भाई को कहते हैं कि जो किसान भाई गन्ना का खेती करते हैं ऊपर वाला 1/3 पार्ट ही इस्तेमाल करें। वैसा करने से उनका अंकुरन अच्छा आएगा, और जब अंकुरन अच्छा आएगा तो काफ़ी अच्छा उपज आएगा। दूसरी बात कि आप गन्ना का फसल जो होता है सब किसान भाई जानते हैं कि बीज से नहीं किया जाता है, उसका जो डंडा होता है उसको शुगरकेन सेट बोला जाता है। तो शुगरकेन सेट को क्या करना है कि जैसे कि घोल बताए उस तरह सॉल्यूशन बना करके और उसमें उसको डीप करना, ठीक है। कुछ देर तक उसको पानी में उसको रखेंगे जो घोल बनाए हैं,
और उसके बाद उसको निकाल करके और खेत में जैसे लगाते हैं उस तरह से गन्ना लगाते हैं। इस तरह से गन्ना का भी उपचार को बता दिए, आपका गेहूं का भी उपचार बता दिए, मक्का का भी उपचार बता दिए, उसके बाद आपको दलहनी फसल का बता दिए। अब बात आई पौध की, जिसको कि बोलते हैं सीडलिंग, ठीक है। जो किसान भाई उद्यानिक फसल का इस्तेमाल करते हैं, उद्यानिक फसल अपने खेत में लगाते हैं। उद्यानिक फसल में आप लोग जानते हैं, चाहे वो फल का हो, चाहे फूल का हो, चाहे सब्जी का हो, तो आप फल फूल सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें देखते हैं जैसे कि आपको बैगन का लगाना है, तब बैगन का बीज नहीं ना लगा देते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप पौधशाला का निर्माण करते हैं। उस पौधशाला को अच्छे तरीके से तैयार करके उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, ठीक है। तो अगर बीज का आप उपचार नहीं किए हैं तो जो आपका बिचड़ा जो तैयार होता है उसको इंग्लिश में सीडलिंग बोलते हैं और हिंदी में पौध बोलते हैं, ठीक है। वो पौध को ले लेंगे जो जिस समय आप खेत में डालते हैं उससे पहले लेकर के और घोल बना लेते हैं। जैसे कि आपका 10 से 20 लीटर पानी रहता है, उसमें 1 एकड़ में जितना आपका लगता है ये बायो फर्टिलाइजर, उतना उसको डाल करके और घोल बना लेंगे। जब घोल मेरा बन गया तो उसके जड़ को कुछ देर तक डीप रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे और उसको फिर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको एक तो बीज का हो गया, दूसरा आपका पौध का हो गया। अब जानते हैं जीवाणु खाद के प्रयोग के तरीकों के बारे में। जीवाणु खाद का प्रयोग बीज, पौधोपचार और मिट्टी उपचार के साथ कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मिट्टी में जीवाणु खाद का प्रयोग करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए 4 किलो जीवाणु खाद को गोबर या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर समान रूप से पुराने खेतों में डाला जा सकता है। इन्हीं बारीकियों को जानते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। तीसरा बात आया कि मिट्टी का कैसे उपचार करें, ठीक है। तो आप जो किसान भाई मिट्टी में व्यवहार करेंगे तो ध्यान दें कि आपको मिट्टी में 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देना है, 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देना। अब आप कहिएगा 4 किलो तो बहुत कम है, 1 हेक्टेयर भूमि बहुत ज़्यादा है, तो आपको कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट दीजिएगा तब ना उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक समान वितरण जो मिट्टी में होगा। उसके लिए है कि उसके साथ साथ कुछ उसमें मिलाएं। क्या मिलाइएगा, चाहे सड़ा हुआ गोबर मिला दीजिए या वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, इसको मिला करके और आप 4 केजी बायो फर्टिलाइजर को लेके, चाहे वह अजोटोबैक्टर हो चाहे पीएसपी हो, यह दोनों को 4-4 किलो लेकर के और आप देखेंगे कि उसको जो वर्मी कंपोस्ट है मेरा, वह आप कम से कम 1 से 2 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट दे दें। आप 1 से 4 तक वैरी कर सकते हैं ताकि एक समान आपके खेत में वितरण हो। यह डिपेंड नहीं करता है हम 1 क्विंटल लें, हम 2 ही क्विंटल लें, हम जितना ज़्यादा दें, वो तो ऐसा चीज़ है कि जितना ज़्यादा दीजिएगा पौधा के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप लेके उसको मिला के और जूट के बोरा में उसको डालें। कितने देर के लिए, तो रात भर के लिए, ओवरनाइट के लिए, और अगले दिन सवेरे में उसको खेत में उसको छिटवा दीजिए और गेहूं का बुनाई कर दीजिए। आप देखिए कितना आपका फसल लहलहाता है। तो इस तरीके से आप सब बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मेजर बायो फर्टिलाइजर है। तो किसान भाइयों, आज आपने राइजोबियम जीवाणु खाद, एजेटोबैक्टर जीवाणु खाद और पीएसवी जीवाणु खाद के बारे में जाना। जीवाणु खाद के बारे में कई और पहलू हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है, लेकिन आज नहीं, आप देख पाएंगे इसे अगले कुछ भागों में।